कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखे या ना लिखे, बताए या ना बताए, इस पावर का जिक्र करे या ना करे, एवरी कंपनी हैज़ एन इम्प्लाइड पावर कि वो बोरो कर सकती है और किसी कंपनी को रोका नहीं जा सकता बोरो करने से। हाँ, बोरो करते हुए मुख्तलिफ शर्तें, लिस्टें, कंडीशंस बताई जा सकती हैं, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए बोरो करना उसका बेसिक हक है। तो कोई भी कंपनी बोरो कर सकती है। फॉर बोरोइंग वो डिफरेंट किस्म के डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के राइट्स और प्रिविलेजेस हो सकते हैं। जब आप डिबेंचर लेते हैं तो फिर सिक्योरिटीज़ का कॉन्सेप्ट आता है। डिबेंचर इशू करने का मतलब है कि कंपनी लोगों से पैसे ले रही है और लोगों को एक कागज़ इशू करके दे रही है, विच इज़ डिबेंचर। तो जब भी लोन्स का कॉन्सेप्ट आता है, सिक्योरिटीज़ का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। 3 मशहूर ज़माना सिक्योरिटीज़, प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज। अगर आप अपने फिजिकल एसेट की, मूवेबल एसेट की फिजिकल पोजेशन दे देते हैं अपने लेंडर को, तो उसको हम प्लेज कहते हैं। जैसे आपने अगर किसी से लोन लिया, उसने कहा भाई ये सिक्योरिटी क्या, आपने कहा ये गोल्ड, तो ये प्लेज कहलाएगा। आप कहते हैं ये मेरे शेयर्स पड़े हुए हैं, ये प्लेज कर लो, वो भी प्लेज कहलाएगा। तो प्लेज का मतलब है आप अपने मूवेबल एसेट्स की फिजिकल पोजेशन दे देते हैं उनके पास, या उनका राइट एस्टेब्लिश कर देते हैं उनके ऊपर, तो आप इसको प्लेज कर देते हैं। अगर बड़े एसेट्स हो, अगर बड़ा लोन लेना है, तो नॉर्मली उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कई करोड़ का अगर लोन हो तो कई करोड़ का सोना तो नहीं पड़ा हुआ होता हर किसी के पास, तो फिर आप नॉर्मली इमूवेबल एसेट्स की बात करते हैं। इमूवेबल एसेट्स की केस में आप उनका टाइटल ट्रांसफ़र कर देते हैं उस बैंकर के नाम, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मॉर्गेज। प्लेज कहते हैं फिजिकल एसेट, मूवेबल एसेट फॉरवर्ड कर देने को। मॉर्गेज कहते हैं इमूवेबल एसेट का टाइटल ट्रांसफ़र कर देने को। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है चार्ज। चार्ज में ना आप एसेट उनको हैंड ओवर करते हैं, ना एसेट का टाइटल हैंड ओवर करते हैं। एसेट आपके पास मौजूद होता है और आप उनको कहते हैं कि हमारे इस एसेट के ऊपर आपका चार्ज क्रिएट हो गया। फर्ज करें कंपनी ने कई लाख का लोन लेना है और वो अपने को एसेट्स नहीं देना चाहते, तो वो बैंकर को कहेंगे हमारे पास ये एसेट्स पड़े हुए हैं, हम आपको लिख के दे देते हैं, अगर हमने आपके पैसे नहीं दिए तो आप आके हमारे प्रेमिसेस में हमारे ये एसेट्स बेच के अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं। कई दफ़ा जब आप इंपोर्ट्स करवा रहे होते हैं, चीज़ें मुल्क से बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, तो आप एक राइट क्रिएट कर देते हैं कि अगर हमने आपके पैसे ना दिए, जिस लोन से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो इंपोर्ट होने वाला माल है वो सारा का सारा आपका हो जाएगा। तो प्लेज फिजिकली हैंड ओवर कर देना, मॉर्गेज टाइटल ट्रांसफ़र कर देना, चार्ज राइट क्रिएट करके दे देना। चार्ज 2 तरह का होता है, एक को हम कहते हैं फिक्स्ड चार्ज और एक को हम कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड एक डिफाइंड एसेट के ऊपर हो सकता है, 1-2 डिफाइंड एसेट्स, यानी हम कहते हैं अगर हमने आपके पैसे नहीं दिए तो हमारे पास मौजूद जनरेटर नंबर फलाना, जिसकी ये रसीद है, जिसका ये इंजन नंबर है, जिसका ये चेसिस नंबर है, ये हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ये हो गया फिक्स्ड चार्ज। और फ्लोटिंग चार्जेस, अगर हमने आपके पैसे ना दिए तो आप हमारे इदारे में से कोई से एसी उठा के ले जा सकते हैं। फ्लोटिंग चार्ज ग्रुप ऑफ एसेट्स पे होता है कि मेट्रो कहे कि अगर हमने आपके पैसे ना दिए तो आप हमारी इन्वेंट्री में से कोई से 15 लाख की इन्वेंट्री बेच दीजिएगा, ये कहलाएगा फ्लोटिंग चार्ज। और अगर वो कहें कि हमने आपके पैसे ना दिए तो हमारा ये और ये डिफाइंड एसेट आप ले जाइएगा, तो ये फिक्स्ड चार्ज कहलाएगा। फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज समझ आया? 3 तरह की कैटेगरीज हैं सिक्योरिटीज़ की, मगर इस चैप्टर में हम मॉर्गेजेस एंड चार्जेस की बात करते हैं, हम प्लेज की बात नहीं करते। प्लेज काफ़ी सिक्योर्ड है, मगर मॉर्गेजेस एंड चार्जेस के केस में 2 नंबरियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, तो ये चैप्टर ऑनवर्ड मॉर्गेजेस एंड चार्जेस का जिक्र करेगा। रिक्वायरमेंट्स टू रजिस्टर मॉर्गेज और चार्ज। किसी भी मॉर्गेज या चार्ज को जब आप क्रिएट करते हैं तो आपने उसको रजिस्टर करवाना होता है। अब क्या यहाँ किसी भी मॉर्गेज या चार्ज का जिक्र है? नहीं, एक छोटी सी लिस्ट है। इस तरह के प्लेजेस, मॉर्गेजेस या चार्जेस अगर हों तो आपने विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन उनको रजिस्टर कराना होता है। मॉर्गेज में आपने ये 30 डेज ज़रूर जहन में रखने हैं। जहाँ पे कोई तारीख याद ना आ रही हो, 30 डेज लिख दें, ज़्यादातर चांसेस हैं फिट हो जाएगा काम। तो विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ दीज मॉर्गेजेस एंड चार्जेस आपने उसको रजिस्टर करा देना। बस यही मज़े की बात है, इसमें सारे आ जाते हैं। जब यही हैं तो साइड पे एक स्माइली। हम आगे चलते हैं। रजिस्टर करने से होगा क्या? जो रजिस्ट्रार जिसके पास आपने रजिस्टर कराया वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। अगर आपने मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया तो क्रेडिटर कल को साबित नहीं कर सकेगा कि ये एसेट मेरा है। फर्ज करें कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाए और क्रेडिटर फौरन से भागा आए, वो कहे अच्छा जी ये एसेट्स में से ये वाला एसेट मेरा है, तो कंपनी का जो लिक्विडेटर है वो पलट के उससे पूछेगा भाई आपने रजिस्टर कराया था मॉर्गेज या चार्ज? उसने कहा वो नहीं, वो तो उस टाइम में मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा जाओ भाग जाओ, ये एसेट तुम्हें मिलेगा लेकिन अब यूँ नहीं मिलेगा, वैसे मिलेगा जैसे एक आम इंसान को मिलता है। वो देख रहे हो वो सामने 100 बंदे बैठे हैं जिन्होंने पैसे लेने हैं, जाओ उनके साथ जाके बैठ जाओ, जब सारा हिसाब किताब होगा तो तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। लेकिन अगर रजिस्टर कराया होगा, जाके कहेगा ये एसेट मेरा है, उसको वो एसेट दे दिया जाएगा और वो वहाँ से लेके निकल जाएगा।
कहने का मतलब है कि जिसका मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर होगा उसको वाइंडिंग अप में फैसिलिटेट किया जाएगा, प्रिविलेज फैसिलिटेट किया जाएगा। नहीं रजिस्टर होगा तो फैसिलिटेट ज़रूर होगा, लेकिन वो फिर प्रिविलेज तरीके से नहीं होगा, वो फिर नॉर्मल डेटर्स की लिस्ट में आ जाएगा, नॉर्मल क्रेडिटर्स की लिस्ट में आ जाएगा। बात समझ आई? तो ये तो खतरनाक बात हो गई। मॉर्गेज या चार्ज कंपनी ने रजिस्टर नहीं कराया, नुकसान क्रेडिटर को हो गया। तो ऐसे में लॉ ने आगे जाके हम पढ़ेंगे इंटरेस्टेड पर्सन को भी ऑप्शन दे दिया कि आप भी मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड थोड़ी सी और बातें करते हैं। जब भी कोई मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर होगा किसी भी प्रॉपर्टी पे या किसी भी मौजूद होगा, तो जिसने प्रॉपर्टी परचेज की है इट शैल बी डीम्ड कि उसको पता है कि इसके ऊपर मॉर्गेज या चार्ज है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा, एवरी पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव नॉलेज के ये मॉर्गेज या चार्ज मौजूद। मॉर्गेज या चार्ज की रजिस्ट्रेशन से पीछे तक का जो भी मसला है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मॉर्गेज या चार्ज की रजिस्ट्रेशन के बाद वाली चीज़ें उस तरह से चलेंगी, लेकिन अगर आपने उसको रजिस्टर कराने में लेट किया तो जितना आपने लेट किया उस दौरान आपको अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी कोई जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। यानी मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर कराने से गवर्नमेंट किसी हद तक आपको सिक्योर कर देती है, लेकिन बिफोर दैट रजिस्ट्रेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से अगर कभी कोई मॉडिफिकेशन आ जाए मॉर्गेज या चार्ज में, मॉडिफिकेशन से क्या मुराद हो सकता है, आपने जो लोन लिया हुआ है लोन की अमाउंट कम हो गई हो सकता है कोई सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी हो, कुछ और इस तरह का मामला हो, तो किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन हो तो आपने एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो मॉडिफिकेशन की है आपने जमा करा देना है रजिस्ट्रार को और उसको बता देना है कि भाई हमारे वाले मॉर्गेज या चार्ज में ये मॉडिफिकेशन हो गई है, काइंडली इसको अपने पास नोट कर लें। स्पेशल केसेस, 2-3 तरह के स्पेशल केसेस हो सकते हैं। अगर मॉर्गेज या चार्ज मुल्क से बाहर क्रिएट हो, ऐसी प्रॉपर्टी पे जो मुल्क से बाहर है, आउटसाइड पाकिस्तान क्रिएट हुआ और प्रॉपर्टी भी आउटसाइड पाकिस्तान है, अब आपने रजिस्टर कराना होता है कितने दिनों में? 30 दिनों में। अब ये 30 दिन शुरू कहाँ से होंगे? डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट और कॉपी कुड इन ड्यू कोर्स ऑफ पोस्ट एंड इफ डिस्पैच विद ड्यू डिलिजेंस हैव बीन रिसीव्ड इन पाकिस्तान। ये 30 दिन स्टार्ट होंगे उस दिन से जिस दिन तक उस मॉर्गेज या चार्ज की कॉपी को पाकिस्तान में पहुंच जाना चाहिए था, अगर प्रॉपर तरीके से भेजा गया होता। अगर वो कह देते ना जिस दिन मॉर्गेज या चार्ज की कॉपी पाकिस्तान आए उसके 30 दिन में रजिस्टर कराएं, तो लोग 2 साल तक भेजते ही ना। तो उन्होंने कह दिया कि जब मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ है हम वहाँ से 30 दिन मत काउंट करो, लेकिन उसके पाकिस्तान पहुँचने का जो नॉर्मल तरीका है उस नॉर्मल तरीके में जितने नॉर्मल दिन रखते हैं उतनों का मार्जिन रख के जो दिन बनते हैं वहाँ से 30 डेज काउंट होना शुरू होंगे। अगर श्रीलंका में आज मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ और हम कहते हैं श्रीलंका से पाकिस्तान नॉर्मल तरीके से 10 दिन में चीज़ें पहुंच सकती हैं, तो जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ उसके 10 दिन बाद से ये 30 दिन की गिनती शुरू हो जाएगी कि अब आपने इसको रजिस्टर कराना है पाकिस्तान। ये बात समझ आई? मॉर्गेज या चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है, प्रॉपर्टी बाहर है, बाहर पड़ी है कोई बात नहीं, पाकिस्तान में चार्ज क्रिएट हुआ है, क्रिएशन के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर होगा। जो मुल्क से बाहर वाली प्रॉपर्टी होती है, अब मुल्क के बाहर रूल एंड रेगुलेशन है या नहीं है उसको रजिस्टर करने का, हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हम उसको पाकिस्तान में लाजमी रजिस्टर कराते हैं। जो बाहर क्रिएट हुआ वो भी और जो पाकिस्तान में क्रिएट हुआ वो भी, विद इन 30 डेज हम उसको हमेशा रजिस्टर कराते हैं। यानी इस पूरे चैप्टर में हम 30 डेज मैक्सिमम जहन में रखेंगे। जी, ऐसा हो सकता है कि हम एक प्रॉपर्टी सस्ते में इसलिए खरीद लें क्योंकि उस पर पहले से मॉर्गेज क्रिएट हुआ है, हम नेट एसेट्स परचेज कर लें। एक बंदे ने 10 लाख का लोन लिया हुआ है और उसकी ज़मीन है कुछ 14 लाख की। अब अगर उस बंदे को अपनी ज़मीन लोन पे करना है तो पहले किसी और से पैसे पकड़ने पड़ेंगे, फिर लोन पे करेगा, फिर अपनी ज़मीन बैंक से रिलीज़ कराएगा, फिर ज़मीन बेचेगा, फिर उस दूसरे बंदे को पैसे देगा। आसान काम। किसी इन्वेस्टर के पास चला जाए, हमारी जैसी किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास आ जाए और उनसे आगे कहे कि भाई ये मेरे पास ज़मीन है, मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ है, मेरे से ख़रीदनी है, तो हम कहेंगे इस पर लोन 10 लाख है और ज़मीन है 14 लाख की, तो नेट अमाउंट कितनी बनी? 4 लाख। हम कहेंगे यार 3 लाख लो और सुकून करो। ऐसी प्रॉपर्टी इजीली मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं और उसके अंदर जो है वो फिर आपको एक अच्छा रेट मिल जाता है। तो हो सकता है कि मैं ऐसी प्रॉपर्टी खरीदूं जिस पे पहले से मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ है और मुझे पता है, हमने कहा इट शैल बी अज्यूम के खरीदार को पता है कि मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ है, नहीं पता तो हमारी नाअहली है, उसका कोई कसूर नहीं। तो हम अगर किसी से भी एक ज़मीन खरीदें जो कि पहले से मॉर्गेज या चार्ज हुई हुई है तो उसके विद इन 30 डेज ऑफ एक्विजिशन हम उसका मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाएंगे। कंपनी तो करा ही सकती है रजिस्टर, इंटरेस्टेड पर्सन भी रजिस्टर करा सकता है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। लेकिन हमने बात की कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है, यानी कि जैसे हमारा क्रेडिटर है उसको खौफ है कि रजिस्टर ना हुआ तो मैं नुकसान में आ जाऊंगा, वो भी उसको रजिस्टर करा सकता है। अगर वो रजिस्टर कराएगा तो रजिस्ट्रेशन का जितना भी खर्चा उसने प्रॉपर तरीके से किया होगा वो कंपनी से रिकवर करने का हक रखता होगा। रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज या चार्ज में रेक्टिफिकेशन, कभी कभी
आपसे गलती हो जाती है, आप एक चीज़ सही से रजिस्टर नहीं करा पाते, आपने उसको कुछ बताया नहीं होता, या कोई मिसस्टेटमेंट हो गई होती है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो ऐसे में इट इज़ अलाउड कि आप SCCP को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई गलती से हम एक चीज़ को पहले सही से रजिस्टर नहीं करा सके या सही से अपडेट नहीं करवा सके, तो SCCP आपको अलाउ कर देगा उस चीज़ को रजिस्टर कराना, और आपको कहेगा कि रजिस्ट्रार को इसका नोटिफिकेशन भेज दो कि ये वाली चीज़ अपडेट हुई है। यानी अगर फ़र्ज़ करें आपसे लेट हो गया रजिस्टर कराने में या आपने कोई गलती कर दी, तो बाद में विद द परमिशन ऑफ SCCP आप इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। इस चैप्टर में आई कि आपको कोई बात अगर पसंद है तो ये वाली बात पसंद है, बहुत ही पसंद है। तो 3-4 दफ़ा उन्होंने तकरीबन एक जैसा सवाल बनाया है कि एक मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर हुआ था, इतने दिन बाद आपको अचानक से पता लगा है, तो बताओ इसका कोई उपाय अवेलेबल है? तो उसका फिर एक जो सोल्यूशन अवेलेबल था दैट वाज कि हम SCCP को रिक्वेस्ट करेंगे और SCCP उसको अमेंडेड टाइम में भी रजिस्टर कर लेगा, मगर रजिस्ट्रेशन से पीछे के जो मसले हैं उसके लिए हम जिम्मेदार, आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो उसको ऑनर करेंगे। सेटिस्फैक्शन ऑफ डिबेंचर की पेमेंट हो जाए या पार्ट पेमेंट हो जाए, तो ये कंपनी की ड्यूटी है कि जब भी वो कोई पेमेंट हो, फुल पेमेंट हो या पार्ट पेमेंट हो, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे। अब इस पूरे चैप्टर में वाहिद पहली दफ़ा 14 दिन का जिक्र होने लगा है। जब आप रजिस्ट्रार को बताएंगे कि हमने पेमेंट कर दिया, तो रजिस्ट्रार इतना मासूम आदमी तो है नहीं कि फ़ौरन से मान जाए। वो क्रेडिटर से रब्ता करेगा और उससे पूछेगा कि 14 दिन के अंदर अंदर बताओ क्या वाकई ऐसा हुआ है। अगर रजिस्ट्रार बताए कि कुछ गड़बड़ है या कुछ मसला बताए, तो फिर वो कंपनी से कहेगा कि भाई आपस में इस मसले को निपटाओ। और अगर वो खामोश रहे तो उसकी खामोशी को नीम रजामंदी माना जाएगा। तो क्रेडिटर ने अगर आपके भेजे हुए ख़त का जवाब नहीं दिया और 14 दिन गुजर गए, तो इट शेल बी एज्यूम कि क्रेडिटर को कोई मसला नहीं है और आप फिर अपने पास उसको प्रॉपर तरीके से एडिट कर लेंगे। उस आपके रजिस्टर में जहाँ लिखा हुआ था कि इतना लोन है या इतनी अमाउंट, आप उसको उतना माइनस कर देंगे। हाँ, एक और काम, अगर NOC जमा करा दे, जिसने पेमेंट की है पेमेंट के साथ NOC भी जमा करा दे जिस पे क्रेडिटर की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ रहा हो कि हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर क्रेडिटर से पूछने की ज़रूरत नहीं है अगर एक प्रॉपर वैलिड ड्यूली ऑथराइज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करा दिया जाता है। और अगर उनको खुद पता लग जाए, कंपनी ने नहीं बताया मगर रजिस्ट्रार को खुद अपने सोर्सेज से पता लग गया, तो अगेन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अगर उन्हें पता लग जाए कि डेट खत्म हो गया है, सिक्योरिटी रिलीज हो गई है या ये पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट हो गई है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास सो मोटो एक्शन लेने की पावर भी है और वो खुद से भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये जो मॉर्गेजेस या चार्जेस हैं, इससे रिलेटेड रजिस्टर्स मेंटेन होंगे, दोनों जगह मेंटेन होंगे। कंपनी भी उसको मेंटेन करेगी और रजिस्ट्रार भी मेंटेन करेगी। तो रजिस्ट्रार एक रजिस्टर रखेगा जिसके वो पर्टिकुलर्स होंगे जो SCCP बता देगा। उसके अंदर एक क्रोनोलॉजिकल इंडेक्स होगा, टाइम वाइज एक इंडेक्स होगा, वो किस तरह का होगा वो बता देंगे, उसमें क्या लिखा होगा वो बता देंगे। तो हमें सिर्फ ये पता है कि अगर उस रजिस्टर को जिसका पता नहीं है, अगर हम उसको देखना चाहें तो हम पैसे दे के उसको देख सकते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि वो जो बता दिया जाएगा वो क्या है। तो अगेन रजिस्ट्रार का रजिस्टर तो बहुत ही कन्फ्यूजन पे फैला हुआ था। कंपनी के रजिस्टर की बात कर लेते हैं। कंपनी मेंटेन करेगी रजिस्टर स्पेसिफाइड मैनर में। रजिस्टर और कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो अवेलेबल होंगी मेंबर्स या क्रेडिटर्स देखना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई और देखना चाहे तो पैसे देके। अगर कंपनी गड़बड़ करेगी इस रजिस्टर को देखने में तो कंपनी को पेनल्टी होगी। पेनल्टी के अलावा रजिस्ट्रार ये नहीं है कि सिर्फ पेनल्टी होगी और कंपनी को वो कहेगा इतने नुकसान भरो, कंपनी नुकसान भर के खामोशी से बैठ जाएगी। रजिस्ट्रार इमीडिएट इंस्पेक्शन को हुक्म भी दे देगा कि जिस बंदे ने इंस्पेक्ट करना था और आपने उसको इनकार किया, पहले तो जुर्माना भरो और दूसरा आप उसको दिखाओ जो जो चीज़ देखने से आपने इनकार किया। और ये कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पर रखा हुआ होगा। इसमें होगा क्या वो स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स है, वो हमें इंशाल्लाह कभी ना कभी पता लग जाएगा कि इसके अंदर बातें क्या लिखी हुई हैं। इस नए लॉ में SCCP ने ना बहुत सारी चीज़ें अपने ज़िम्मे कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें।